नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने लेक्चर नंबर 15 को लेकर के, जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं बंगाल के नवाब के बारे में है। और इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन अतिरिक्त भी होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने जो है पहले प्रश्न पे आते हैं। और ये देखिए, इस पे हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है, ये पार्ट 2 है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, उस पे पार्ट 1 लिखा होगा। आइए। हाँ, ये एक छोटी सी सूचना है कि हमारा जो है टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है। अगर आप इच्छुक हो तो आप दिए गए नंबर पे 7303307507 पे आप कॉल करिए, इसका लाभ उठाइए। और टेस्ट सीरीज देखिए, परीक्षा चाहे प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उन बच्चों के लिए तो और महत्वपूर्ण होता है जो 2 4 6 नंबर से बॉर्डर पे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी होती है, केवल प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से कंफ्यूजन में कुछ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज चाहे वो मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो, वो जो कमियां रहती है वो दूर करता है और आपको फाइट में बनाए रखता है। तो और हमारा आरओ का भी चल रहा है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो आप दोनों बैच में से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। और यहाँ जो है आप टेस्ट पेपर भी मांग सकते हैं पीडीएफ में, वो दे देंगे संस्थान के लोग, आप उसे चेक कर लीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, पूरे विश्वास के साथ जुड़िए। और विश्वास करिए, समृद्धि टीम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रही है, और बहुत बहुत ही कम फी पे। इतनी कम फी तो आपको मार्केट में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी, जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं। डेली टेस्ट करवा रहे हैं, डेली पीडीएफ टेस्ट करवा रहे हैं, तो अब क्या ही चाहिए। चलिए, सूचना समाप्त हुई, आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मैंगलोर की संधि से, मद्रास की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से, टीपू सुल्तान की मृत्यु से। आपको बताना है कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध की समाप्ति हुई थी वो किस कारण से हुई थी, बताइए। सभी कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 1 नंबर कमेंट सबको करना है। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के बाद हुआ। यह संधि 1784 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर मैकार्टनी और टीपू के बीच हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो उस समय बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है और टीपू आ जाते हैं भूमिका में। और उस समय यदि अंग्रेज गवर्नर की बात की जाए तो ये मैकार्टनी थे। और अभी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि इनके बारे में पूछ ले कि मैकार्टनी किससे संबंधित थे। और इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। हालांकि इस संधि को टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जाता है। मतलब कि अगर ये टीपू के रूप में, कूटनीतिक सफलता के रूप में क्यों देखा जाता है, क्योंकि यहाँ टीपू सुल्तान की स्थिति थोड़ा सा डाउन थी। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता तो टीपू सुल्तान को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तो कहीं न कहीं यहाँ टीपू सुल्तान लाभदायक स्थिति में थे। हालांकि जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो इस संधि से बहुत नाराज भी हुआ था, और इनको मैकार्टनी महोदय की खूब क्लास भी लगाई थी। तो चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? था या नहीं था, इसका खूब ध्यान रख करके तभी जो है प्रश्न को आगे करिएगा। डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। आप लोग बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी कमेंट करके बताइए। पुर्तगाली नहीं था। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, पीटर मुंडी। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। मतलब पीटर मुंडी जो था वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था, और वो ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चीन चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक भी था। मतलब अगर चीन की चाय किसने पी थी, तो ये कहाँ कहाँ से फैक्ट पूछता है और आ जाता है।
भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। किसने की थी? पीटर मुंडी ने। क्योंकि अब प्रश्न ये भी पूछ ले रहा है कि कौन यात्री कहाँ गया था, तो पीटर मुंडी के बारे में है। और बाकी ये जो पीछे के हैं सब, डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनीज, ये सभी जो थे ये पुर्तगाली थे। तो अब आपको तो हो ही गया होगा, सॉरी, ये जो दो हैं ये पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली थे, और ये जो थे ये ब्रिटिश थे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। हाँ, पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। आपको बताना है कि कथन एक सही है, कि कथन तीन सही है, कि कथन दो तीन सही है, कि डी एक दो तीनों कथन सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। और थोड़ा सा अब इस टाइप के प्रश्नों को भी डील करिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। अब वन लाइनर का जमाना गया। आयोग भी आपसे कुछ स्पेशल की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि आपको एक स्पेशल पद भी तो दे रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके, गहराई में जाके पढ़िए चीज़ों को। जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करें इसको। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी आप लोग व्याख्या देखें। देखिए, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, एकदम सही बात है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। फिर पांडिचेरी में इसके बाद डेन और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। मतलब पुर्तगाली के बाद डच और डेनिस आए, ना कि तुरंत जो है अंग्रेज आ गए थे या फ्रांसीसी आ गए थे। जिसके बाद 1673 ईस्वी में जो है वो फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी जो है वो बस्ती स्थापित की थी। तो यहाँ अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों के बाद डच और डेनिस आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, इसलिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था। कब किया था? तो 1793 में ईस्वी में कब्जा किया था। और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया था। मतलब आप सभी जानते हो कि जो पौंडीचेरी पर जो महत्वपूर्ण अधिकार था वो फ्रांसीसियों का था। इन लोगों ने कब्जा तो किया, लेकिन जब पेरिस की संधि हुई तो इसके तहत जो है 1814 में इसे फ्रांस को सौंप दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, और देखिए व्याख्या से भी कई प्रश्न बन रहे हैं। इसीलिए भले हम यहाँ करवा रहे हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन इस 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, ये आपको व्याख्या खंड से पता चल रहा होगा। और इसीलिए व्याख्या को खूब ध्यान से पढ़िएगा, इसका एक दो बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न जो आपके आने वाले हैं यदि डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है, उससे बेहतर क्या है। लेकिन अब हमको नहीं लगता कि डायरेक्ट आपको इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पहले रिपीट चीजें होती थी स्टेट पीसीएस में, अब वो सारे स्टेट, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, वो अब नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नए क्वेश्चन बना रहे हैं। हालांकि अभी भी वो यूपीएससी के लेवल का तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी तो अपने आप में भाई इसकी दूसरी कहानी है। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये व्याख्या बहुत लाभदायक होने वाली है, और इस पे विशेष काम करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? बताइए, कहाँ होगा? कलकत्ता होगा, मद्रास होगा, दिल्ली होगा, और बॉम्बे होगा। कहाँ पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? सभी कमेंट करके बताइए आप लोग। पहला नगर निगम। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। तो उत्तर होगा मद्रास। और इसकी आप लोग व्याख्या देखें। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो ये तिथि भी याद रखिएगा, 1688 ईस्वी, 1688 ईस्वी।
वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। बताइए। बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और लोग बार बार गलत भी करते हैं। आज आपका जो ये कंफ्यूजन है वो दूर कर देंगे, बस इसका उत्तर जल्दी से दीजिए, फिर व्याख्या में आते हैं। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना, मतलब व्यापारिक जो स्थल है, स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। 5 नंबर, सभी कमेंट करके बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा सूरत। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। मतलब सूरत में डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, और अंग्रेज तो थे ही। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले यदि कारखाना स्थापित किया था, अगर अस्थाई पूछा जाए तो वो मसूलीपट्टनम हो जाएगा, कौन? अंग्रेजों के द्वारा। और अगर अस्थाई पूछा जाए, मतलब स्थाई, परमानेंट, तो वो हो जाएगा सूरत। इन्होंने अपना स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था, जो मैंने अभी बताया। और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम जो कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बहुत संभावना है आपका अगला प्रश्न यहाँ से रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? देखिए, कुछ प्रश्न आयोग ऐसा पूछता है कि जब वो परीक्षा में आ जाता है तब लोग उसको सर्च करते हैं। अब कायदे से देखा जाए तो इस प्रश्न की कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन अब पूछा है आयोग, और चूंकि अभी हाल ही में पूछा है, तो बहुत संभावना है कि ये फिर रिपीट कर दे। और वही है कि आयोग की कभी कभी मंशा होती है कि कुछ तूफानी करे। ये सब तूफानी करने वाले क्वेश्चंस हैं। 1790, 1792, 1796, 1797। बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। सबसे पहले तो ये बताइए, प्रयागराज का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? सभी कमेंट करके पहले तो यही बता दें, उसके बाद इसको बताएं। प्रयागराज का जो किला है वो किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? देखिए, इतना हिंट आपको दे दिए, अब तो आप लोग बता ही देंगे, मुझे उम्मीद है। कमेंट करें जल्दी से। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया 1797, वो एकदम सही है। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, अवध के नवाब सादात अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। मतलब अवध के जो नवाब थे वो सादात अली थे। इन्होंने 1797 में प्रयागराज के जो किला है, अब तो वर्तमान में तो प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था, उसको जाना जाता था, तो अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये भी, इनका नाम भी याद रखिएगा। तारीख तो आपने देख ही ली। सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, मद्रास। और आपको देखना है कि डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। देखिए, ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है यहाँ। ये अधिकारी यहाँ नहीं होंगे, ये स्थल है। और ये मतलब देश है। मतलब डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश, ये लोग चूंकि भारत में आए थे, आप सभी जान रहे होंगे। तो इसमें देखना है कि मतलब ये केंद्र इनका कहाँ था। यदि क्या पांडिचेरी जो था वो डचों का केंद्र था, गोवा फ्रेंच का केंद्र था, ऐसे आपको केंद्र मिलाना है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये मिसप्रिंट है। जल्दी से आप लोग बताएं, 7 नंबर को कमेंट करके बताएं।
कौन सा जो स्थल है वो किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित रहा है? 7 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने ए दिया है वो एकदम सही है इसका उत्तर। और ऐसे देखिए, एक का दो हो गया पौंडीचेरी फ्रांसीसी, मैंने पहले ही बताया था, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, ये हो गया। और बी का 3 हो गया, गोवा जो है वो पुर्तगाली थे। और उसके बाद सी का जो हो गया वो 4 हो गया। और सद्रास जो हो गया वो डच का हो गया। तो यही है ये जो स्थल है, और कौन कौन से जो शक्तियां हैं वो मतलब यहाँ स्थापित रही। तो पौंडीचेरी के साथ फ्रेंच थे, गोवा के साथ पुर्तगीज थे, सद्रास के साथ डच थे, और ट्रांकेबार जो है वो डेनिसों का जो है वो केंद्र था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी? मतलब आपको बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन जो है वो अंग्रेजों ने भारत को प्रदान किया था। सभी कमेंट करके बताएं। केवल एक, एक दो, दोनों, दो तीन, या इसमें से कोई भी नहीं। आप बताइए कि अंग्रेजों ने भारत को क्या क्या दिया था। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखिए। देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये जो प्रयास था वो शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, आज जिस तंबाकू के लिए यहाँ के लोग दीवाने हैं, मतलब एक तरीके से भाई बहुत मॉस मीडिया जो है तंबाकू का सेवन कर रही है। वो पुर्तगालियों के पहले भारत में आया ही नहीं था, भारत में उसका प्रोडक्शन ही नहीं होता था, भारत के लोग तंबाकू के बारे में जानते ही नहीं थे। और जब ये आया तो जहांगीर इतना परेशान हो गया, क्योंकि लोग नशा करके पड़े रहते थे, मतलब तंबाकू में नशा तो होता ही है, उसका खूब नशा करने लगे। तो इसने जो है तंबाकू, इसलिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो जहांगीर ने लगाया था। तो उसी समय चूंकि पुर्तगाली आते हैं, वो एकदम फैलाते हैं तंबाकू, और चूंकि कोई ये नया नया नशा था तो लोगों ने इसको खूब हाथों हाथ लिया, इसका उपयोग किया, और इससे शासन प्रशासन की स्थिति गड़बड़ होने लगी। तो जहांगीर को जो है एक फरमान जारी करना पड़ा इसके निषेध को लेकर के। और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है वो मुगल काल में था। देखिए, आप चलती फिरती तोपों का जैसे आप देखते होंगे कि मुगल काल में तो बहुत बड़ी बड़ी भी तोपें थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी भी तोपें थी। जैसे नर नाल होती थी जो मनुष्य अपने कंधे पे लेके चल सके, सुतुर नाल होती थी जो शुतुरमुर्ग के पीठ पर स्थापित करके, मतलब। और इसी वजह से जो तोपखाना था मुगलों का एक समय बहुत समृद्ध था, और वो सफल भी रहे अपने साम्राज्य को बढ़ाने में। तो वो चीजें तो वो मुगलों के द्वारा शुरू कर दी गई थी। और अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को कोई देन नहीं थी। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट जो था वो अपने आप में अंग्रेजों के द्वारा नहीं था। अगला प्रश्न आप लोग देखें। एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। आप लोग बताइए, कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है? एक्स ला सापेल की जो संधि हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, और यहाँ से भी प्रश्न खूब आता है। सभी कमेंट करके बताएं 9 नंबर का क्या होगा। और कमेंट करते रहना है आप सभी लोगों को। सभी लोग कमेंट करते रहिए इसको।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसमें दोनों कथन सही है कि, और इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए ये ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। मतलब यक्षला जो सापेल की संधि हुई थी कब हुई थी? 1748 में। और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित था। अब ये ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। कथन एक और दो दोनों सही है, क्योंकि ये यूरोप में था और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो कर्नाटक में भी जो युद्ध था कारण यही था, तो यहाँ भी लोग पीछे हट गए और एक संधि हो गई। और संधि के तहत जो है मद्रास पुनः जो है वो प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सुजाउद्दीन अहमद खान। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करके सभी बताएं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम, देखिए मुगल सम्राट की बात हो रही है और बंगाल का अंतिम गवर्नर। 10 नंबर खोज करके कमेंट करके बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा मुर्शीद कुली खां। देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा, पहले तो यही जान लीजिए कि वो मुगल सम्राट कौन थे, तो फर्रुखसियर थे। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शीद कुली खान था, क्योंकि उसके बाद तो ये अपने हिसाब से जो है वो वंशानुगत चलने लगा। कोई दामाद हो रहा है, कोई दामाद का बेटा हो रहा है, भतीजा हो रहा है, ऐसे ही चल रहा था। मतलब अंतिम जो थे वो मुर्शीद कुली खान थे। और सबसे योग्य फिर लास्ट में हुआ अली वर्दी खां। उसका उत्तराधिकारी जो होते हैं वो सिराजुद्दौला होते हैं। उसके बाद तो आप सभी कहानी जान ही रहे होंगे, प्लासी बक्सर। तो वो एक चैन ही फिर शुरू हो जाती है। तो चलिए आज का जो प्रश्न था वो यहीं तक था, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, आगे कुछ और सूचना है उनको देखिए आप लोग। देखिए इसकी तो चर्चा मैंने कर ही ली। आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप 7303307507 पे आप जो है फ़ोन कर लीजिए, आपको सारा डिटेल्स ऑफिस के लोग बता देंगे। देखिए ये हमारा पिछला वीडियो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर के, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट को इग्नोर करेंगे तो करंट ऐसा करंट लगाएगा कि आप परीक्षा की दौड़ में, मतलब रेस में आप बाहर हो जाएंगे। तो करंट और करंट की जो तैयारी होती है ये ऐसा नहीं होता है कि बस आप परीक्षा के पहले 2-3 पत्रिकाएं ले आए और पढ़ लिए, करंट सही करके आ गए। देखिए करंट सही होता है अगर आप बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 27-28 तक बहुत आराम से कर लेंगे, मतलब ठीक ठाक कर लेंगे। लेकिन अगर करंट में थोड़ी सी लापरवाही की तो वहाँ कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो आपको गिरा देगा 15-16 पे। और विश्वास करिए यदि 15-16 पे आप गिरे तो फिर आप जो है जीएस के पोर्शन से कभी भी इतनी लीड आप ले नहीं सकते कि आप परीक्षा में बने रहिए। तो इसलिए करंट के पोर्शन को तो कभी मत इग्नोर करिएगा किसी भी परीक्षा में। तो हमारा भी एक प्रयास है कि हम सप्ताह में 1 या 2 वीडियो देते रहते हैं करंट्स को लेकर के, और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि इस पे मैं खुद बहुत वर्क करता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने नहीं देखा तो इसका अभी पीछे भी हमारे कुछ करंट्स के वीडियो हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। एक सीरीज ही चल रही है, तो आप जो है कंटिन्यूटी में बने रहेंगे तो ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में एक सूचना और है, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहाँ क्यूज ऑर्गेनाइज टेस्ट हो रहा है क्यूज के रूप में, वो आप डेली कर पाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आप मेंस ऐसा राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ जो है अपने उत्तर को भेजिए, हम उसकी मार्किंग कर देंगे, उसको चेक कर देंगे।
वो आपको मिलेगा। मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा। हमारी टीम के द्वारा करंट अफेयर्स वहाँ डाला जाता है और बहुत सी परीक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ आपको यहीं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और फिर लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल, इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।